गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे बीकॉम पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट कमर्शियल लॉ का 5th चैप्टर कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द पार्टी या पक्षकारों के अनुबंध करने की क्षमता। हम पक्षकारों के अनुबंध करने की क्षमता की बात करते हैं तो प्रत्येक ऐसा व्यक्ति अनुबंध करने के लिए क्षमता रखता है जो संबंधित राजनियम ये वयस्क आयु का हो, स्वस्थ मस्तिष्क का हो और किसी राजकीय राजनियम के विरुद्ध जो है वो अनुबंध के लिए अयोग्य घोषित ना किया गया हो, वह व्यक्ति जो है अनुबंध की कैपेसिटी रखता है या अनुबंध करने के योग्य माना जाता है। यानी कि हम इसका विश्लेषण करें तो अनुबंध केवल वे व्यक्ति कर सकते हैं जो या तो वयस्क हों, स्वस्थ मस्तिष्क के हों या जिन्हें किसी राजनियमों के द्वारा अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित ना किया गया हो। फिर आता है इसके बारे में हम देखेंगे तीन कोई अलग अलग हम व्याख्या देखेंगे। तो सबसे पहला है अवयस्क माइनर के बारे में कहा गया है भारतीय व्यस्तता अधिनियम धारा 3 के अंतर्गत व्यस्तता संबंधी जो प्रावधान है उनको दो भागों में विभाजित किया गया है, समान व्यस्तता की आयु और संरक्षक की दशा में व्यस्तता की आयु। सामान्य के अंतर 18 वर्ष पूरे होने पर वह अनुबंध करने के लिए वयस्क माना जा सकता है, लेकिन संरक्षक की दशा में वयस्क जो है की आयु किसी अवयस्क के अव्यस्तता काल में उसका जो प्रतिनिधि है वह कर सकता है, लेकिन कोर्ट ऑफ ऑर्डर्स ने संपत्ति की देख रेख में ले लिया हो तो ऐसे में वयस्क वह तब माना जाएगा जब वह अपनी उम्र के 21 वर्ष पूरे कर लेगा। अवयस्कों के संबंध में न्यायिक दर्शन के सिद्धांत क्या कहते हैं? दो आधारभूत सिद्धांत हैं इसके। पहला, अवयस्क को संरक्षण प्रदान करना। ये कहा जाता है कि कानून अपने अवयस्कों का संरक्षण करता है, उनके अधिकारों एवं संपत्तियों की सुरक्षा करता है, उनकी भूल लापरवाही को क्षमा करता है तथा उनका पक्ष प्रस्तुत करने में सहायता करता है। दूसरा, दूसरों को अनावश्यक कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। ये माना जाता है कि जो है अवयस्क जो व्यक्ति है उसके द्वारा जो है दूसरे व्यक्तियों को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। इसके तहत कुछ नियम लागू किए जाते हैं। पहला, इसमें ये कहा गया है कि ठहराव पूर्णतः व्यर्थ, एब्सोल्युटली वर्थ। एक अवयस्क के द्वारा किया गया ठहराव पूर्णतः व्यर्थ होता है, उसके साथ किया गया ठहराव भी व्यर्थ नहीं होता है। ऐसा ठहराव प्रारंभ से ही व्यर्थ माना जाता है। यानी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को बरगलाकर अगर उससे कोई अवयस्क व्यक्ति से कोई बरगला के कोई अनुबंध करता है तो वो व्यर्थ माना जाएगा। यानी कि अवयस्क के साथ किया गया ठहराव प्रारंभ से ही व्यर्थ होता है, उसको किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में उसको जायज नहीं माना जा सकता है। दूसरा आता है वचन ग्रहीता अथवा लाभ की स्थिति में अवयस्क द्वारा अनुबंध। इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि जो भी अवयस्क व्यक्ति है उसको उसका अधिकार तभी मिलता है जबकि उसके उस अनुबंध के अधीन उसकी ओर से संपूर्ण प्रतिफल ले लिया हो, उसकी ओर से किसी वचन को पूरा करना शेष नहीं हो, तो ही वह जो है पूरा अनुबंध पूरा माना जाता है। इसके अंतर्गत ये माना जाता है प्रत्यास्थापना या क्षतिपूर्ति, रीइंस्टीट्यूशन और कंपनसेशन। इसके अंतर्गत ये तात्पर्य है कि ठहराव के अंतर्गत प्राप्त लाभ या प्रतिफल को लौटा देना या पक्षकारों को ठहराव से पूर्व की स्थिति में आ जाना जो है वो तभी होता है जबकि अवयस्क के ठहरावों पर भी प्रत्यास्थापना का सिद्धांत लागू किया जाता है। इसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि यदि किसी अवयस्क ने ठहराव के अंतर्गत दूसरे पक्षकार से कोई लाभ प्राप्त कर लिया हो, प्रतिफल प्राप्त कर लिया हो, तो न्यायालय उस अनुबंध को निरस्त करने के समय उस अवयस्क को न्यायालय की उस लाभ को लौटाने के लिए बाध्य
कर सकता है। पुष्टिकरण या अनुसमर्थन संभव नहीं है। ये कहा जाता है कि किसी भी एक अवयस्क वयस्कता प्राप्त करने के बाद भी अपने ठहरावों की पुष्टि नहीं कर सकता है, यानी किसी व्यर्थ ठहराव का पुष्टिकरण नहीं किया जा सकता है। यानी कोई पहले आपने व्यस्क होने से पहले कोई ठहराव किया है तो वो व्यर्थ है, और उसको कंटिन्यूशन में अगर आप व्यस्क हो गए हैं तो उसको उससे पहले पूर्व में किया गया ठहराव जो है वो व्यर्थ ही माना जाएगा। इसके अंतर्गत ये भी कहा गया है कि यदि कोई व्यस्क होने पर अव्यस्तता काल के किसी ऋण का भुगतान कर देता है तो भी उस अनुबंध को मान लिया जाता है। यानी एक अवयस्क अपनी अव्यस्तता काल में कोई व्यवसाय प्रारंभ करता है और उस व्यवसाय को वयस्क हो जाने के बाद भी चालू रखता है तो उस व्यवसाय के समस्त व्यवहारों के लिए उत्तरदायी भी माना जाएगा। कहते हैं विनिर्दिष्ट या विशिष्ट निष्पादन नहीं। ये कहा जाता है कि अनुबंध को उसकी शर्तों के अनुसार पूरा करवाना है। ठहराव का विशिष्ट निष्पादन तभी करवाया जा सकता है जब ठहराव वैध हो। अवयस्क द्वारा किया गया ठहराव प्रारंभ से ही व्यर्थ होता है अतः उसका निष्पादन नहीं करवाया जा सकता है। फिर अवरोध का सिद्धांत लागू नहीं है। ये कहा जाता है कि एक वयस्क के साथ अवरोध या गत्यरोध या प्रदर्शन का सिद्धांत लागू नहीं होता है। यदि कोई अवयस्क मिथ्या वर्णन या कपट करने के अपने आप को व्यस्क बताता है तो किसी अन्य पक्षकार को उसके साथ अनुबंध करने के लिए प्रेरित करता है तो ऐसी दशा में अनुबंध जो है उसका निष्पादन नहीं कराया जा सकता है। ये भी कहा गया है कि अवयस्क के संरक्षक द्वारा अनुबंध, अवयस्क के संरक्षक द्वारा किया गया अनुबंध अवयस्क द्वारा या अवयस्क के विरुद्ध परिवर्तन करवाया जा सकता है यदि ऐसा संरक्षक अनुबंध की क्षमता रखता हो, वह शक्तियों के अंतर्गत अनुबंध करता है, संरक्षक द्वारा किया गया अनुबंध अवयस्क के हित में हो और कोई भी अवयस्क संरक्षक अवयस्क के लिए अचल संपत्ति खरीदने का अनुबंध नहीं कर सकता है, तभी तक वह संरक्षक अनुबंध करने के योग्य माना जाएगा। ये आता है माता पिता का दायित्व नहीं। ये कहा गया अवयस्क द्वारा किए गए ठहराव के लिए माता पिता का कोई दायित्व नहीं उत्पन्न होता है, चाहे वह दायित्व जीवन के आवश्यकताओं के संबंध में ही क्यों ना हो। माता पिता के एजेंट के रूप में ही अवयस्क ने अपने माता पिता के एजेंट के रूप में कोई अनुबंध किया है तो उस अनुबंध को माता पिता के दायित्व नहीं माना जाएगा। अवयस्क एजेंट, किसी भी अवयस्क को अपना एजेंट नियुक्त करने का अधिकार नहीं है क्योंकि अवयस्क अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखता है। एक अवयस्क दूसरे व्यक्ति का एजेंट अवश्य बन सकता है लेकिन वह किसी को अपना एजेंट नहीं बना सकता। अवयस्क साझेदार, एक अवयस्क कभी भी साझेदारी फर्म का साझेदार नहीं बन सकता है क्योंकि वह अनुबंध रखने की क्षमता नहीं रखता है। अवयस्क में अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती है। फिर आता है अवयस्क के लिए प्रतिभूति। ये कहा गया है कि अवयस्क को कोई भी व्यक्ति गारंटी दे सकता है किंतु गारंटी देने वाला व्यक्ति ऋणदाता के वचन को पूरा करने के लिए जो है बाध्य नहीं माना जाता है। अवयस्क अंशधारी, अवयस्क को किसी कंपनी का अंश आवंटित नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि वह अनुबंध रखने की क्षमता नहीं रखता है। फिर आता है अवयस्क और दिवालिया अधिनियम। ये माना जाता है कि एक अवयस्क को कभी भी दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह अनुबंध की क्षमता नहीं रखता है। अवयस्क तथा विनिमय साध्य विलेख अधिनियम यानी माइनर एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की बात अगर हम करते हैं तो ये कहा जाता है कि एक अवयस्क बिल, चेक, प्रतिज्ञा पत्र लिख सकता है, हस्तांतरित कर सकता है किंतु वह कोई भी अवयस्क जो है वह नेगोशिएशन के लिए नहीं कर सकता है। कहता है अपराध के लिए उत्तरदायी। यदि किसी अवयस्क के द्वारा कोई अपराध
किया जाता है तो किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत अथवा संपत्ति को क्षति पहुंचती है तो अवयस्क को उसके लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा और अवयस्क भी वयस्क की तरह ही आक्रमण, मानहानि, शीलभंग, अतिचार, कपट आदि के लिए उत्तरदायी होगा। परंतु यदि अनुबंध के कारण अपराधपूर्ण कार्य किए हों तो अवश्य उत्तरदायी नहीं माना जाएगा। विवाह का अनुबंध एक अवयस्क द्वारा भविष्य में शादी करने के लिए किया गया ठहराव व्यर्थ होता है। नौकरी का ठहराव व्यर्थ। एक अवयस्क के साथ किया गई नौकरी का ठहराव भी व्यर्थ है माना जाता है, क्योंकि एक अवयस्क ऐसे ठहराव को इस आधार पर भी परिवर्तित नहीं कर सकता कि वह उस अनुबंध की वचन ग्रहीता या लाभ प्राप्त करता है, तो इसलिए भी उसको जो है नौकरी का ठहराव वह नहीं कर सकता है। या तो प्रशिक्षुता अनुभाग, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप की बात हम कहते हैं, यानी प्रशिक्षु होने के संबंध में भी जो है अवयस्क अपने संरक्षक के माध्यम से जो है ये प्रशिक्षु अधिनियम को के अंतर्गत कार्य कर सकता है। फिर आता है एक और हम बात करने हैं जो है वह अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति। जो व्यक्ति अस्वस्थ मस्तिष्क का होता है वह भी अनुबंध करने के योग्य नहीं माना जाता। धारा 12 के अनुसार अनुबंध करने के उद्देश्य प्रतीक ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ मस्तिष्क का कहा जाता है जो अनुबंध करते समय अनुबंध को समझने की क्षमता रखता है और अनुबंध के अपने हितों को पढ़ने वाले प्रभाव के विषय में भी विवेकपूर्ण निर्णय करने की क्षमता रखता हो, तो वो माना जाएगा अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति नहीं है। अगर हम इस परिभाषा की व्याख्या करते हैं तो इसके अंतर्गत अनुबंध को समझने की क्षमता जो है उसमें होनी चाहिए, हितों पर प्रभाव पड़ने वाले प्रभाव को समझने की क्षमता होनी चाहिए, तभी वे स्वस्थ मस्तिष्क का माना जाएगा। सामान्य अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति जो है वो यदि अनुबंध किसी ऐसे पक्षकार के साथ किया जाता है जो सामान्यतः अस्वस्थ मस्तिष्क का रहता है तो कभी कभी उसका मस्तिष्क स्वस्थ हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति उस समय अनुबंध कर सकता है जबकि उसका जो वो है सामान्य अस्वस्थ व्यक्ति जो है वह जब अस्वस्थ मस्तिष्क में नहीं कर सकता, लेकिन जब भी उसका मस्तिष्क स्वस्थ होता है तो वह अनुबंध कर सकता है। कभी कभी अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति जो है उस समय अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखता है जिस समय उसका मस्तिष्क अस्वस्थ है, किंतु वह मस्तिष्क जब वह तब अनुबंध कर सकता है जब वह स्वस्थ मस्तिष्क का हो, यानी जब वह ठीक हो और बाद में अस्वस्थ हो गया तो उसके ठीक पीरियड में किया गया अनुबंध मान्य होगा। सामान्यतः निम्नलिखित प्रकार के व्यक्तियों को अस्वस्थ मस्तिष्क का माना जाता है: मूर्ख अथवा पैदाइशी मूर्ख अथवा निषिद्ध अथवा दृढ़ व्यक्ति, यानी पैदाइशी मूर्ख के साथ किसी भी किए गए अनुबंध को पूर्ण रूप से व्यर्थ माना जाता है। पागल व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति पागल हो, उस व्यक्ति को उसमें सोचने समझने की शक्ति ना हो, ऐसा व्यक्ति भी स्वस्थ मस्तिष्क का नहीं माना जाता है। शराबी, यानी यदि शराब के प्रभाव में कोई ठहराव किया गया है तो वह भी व्यर्थ माना जाता है, यानी कोई शराबी जो है पुनः सामान्य अवस्था में आ जाता है और जबकि वह सोचने समझने की योग्य होता है वह अनुबंध कर सकता है। फिर आता है जराग्रस्त या वृद्धावस्था से पीड़ित व्यक्ति, यानी जो बीमार है, बुखार है, वृद्धावस्था से पीड़ित है, ऐसा व्यक्ति जब मानसिक रूप से ठीक से सोच समझ नहीं सकता तो वह अनुबंध करने की क्षमता खो देता है। इसी प्रकार सम्मोहन की स्थिति में भी व्यक्ति ठीक से सोच समझ नहीं सकता है। ये कहा जाता है कि ये सिद्ध करने के लिए कि भाई कौन सा व्यक्ति अस्वस्थ मस्तिष्क का होगा, अनुबंधों में विवाद तथ्यों को सिद्ध करना हो तो सभी व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति कानून की दृष्टि में माने जाएंगे यदि स्वस्थ सिद्ध करने का भार जो है वह उनके द्वारा होता है। सामान्य स्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति की दशा में, सामान्य अस्वस्थ मस्तिष्क की दशा में जो है अलग अलग प्रकार से अधिनियम लागू होंगे।
एक बार अस्वस्थ मस्तिष्क का सिद्ध होने पर पुनः स्वस्थ सिद्ध होने करने पर वह अपना अनुबंध करने की क्षमता रखता है। अस्वस्थता प्रकट करने का दायित्व। जब ये कहा जाता है अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति को अपनी अस्वस्थता प्रकट करने का कोई दायित्व नहीं होता है। वह जो है ये माना जाता है कि वह अपने जो है आप ही जो है, अगर उसके साथ कोई व्यक्ति अनुबंध करता है तो उसी व्यक्ति जो अनुबंध कर रहा है व्यक्ति, उसका दायित्व बन जाता है उसको साबित करना, दूसरे का नहीं होता। तीसरा जो नियम आता है, जो व्यक्ति आते हैं जो नियमों के वो है राजनियमों द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति अनुबंध रखने की क्षमता नहीं रखता है, उसमें तीसरे प्रकार आते हैं, वह राजनियमों द्वारा घोषित अयोग्य व्यक्ति को माना जाता है, जिसमें सबसे पहला आता है विदेशी शत्रु। एक विदेशी शत्रु युद्ध काल में भारतीय जनता के लिए अनुबंध नहीं कर सकता है। वे किसी भी भारतीय न्यायालय में किसी भी भारतीय पर वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता है। विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति, कोई भी व्यक्तियों जो विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति है, जैसे राष्ट्राध्यक्ष, एक विशिष्ट व्यक्ति, राष्ट्रपति, सुल्तान, ऐसी श्रेणी में आते हैं। भारत में भी इस प्रकार का वाद प्रस्तुत करने के लिए पूर्व सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। इसी पर कृत्रिम व्यक्ति के द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति, कुछ कृत्रिम व्यक्ति होते हैं जिन्हें प्रकृति द्वारा जन्म नहीं दिया जाता बल्कि विधान द्वारा निर्मित किया जाता है, जैसे पंजीकृत कंपनियां, स्थानीय निकाय, निगम आदि। जो ऐसे व्यक्ति भी स्वयं अनुबंध नहीं कर सकते। इनकी ओर से अनुबंध करने वाले अध्यक्ष, प्रबंध संचालक और प्रबंध या सचिव व्यक्ति को अधिकृत किया जाता है। विवाहित स्त्रियां, ये कहा जाता है भारत में अनुबंध करने के संबंध में स्त्रियां एवं पुरुष अपना को समान महत्व दिया जाता है। विवाहित स्त्री संपत्ति अधिनियम की धारा 4 के अनुसार प्रत्येक विवाहित स्त्री, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी, अपनी अलग से संपत्ति रख सकती है, अनुबंध कर सकती है, किंतु अनुबंधों से उत्पन्न होने वाले दायित्वों के लिए उसका स्त्रीधन ही दायी होता है। उसके द्वारा किए गए अनुबंधों को उसका पति उत्तरदायी नहीं होगा, किंतु यदि पति अपनी पत्नी का भरण पोषण करने से इनकार कर देता है तो विवाहित स्त्रियां अपने पति से दायित्व पर अनुबंध करने से केवल जीवन की आवश्यकताओं पर प्राप्त करने का अधिकार रखती हैं। अपराधी, कन्विक्ट्स, अपराधी से ऐसे आशय है जिसको न्यायालय द्वारा कारावास या मृत्यु की सजा सुनाई गई है, तो ऐसा व्यक्ति भी अनुबंध के लिए अयोग्य माना जाता है। दिवालिया या इंसॉल्वेंट हम बात करते हैं, एक दिवालिया व्यक्ति द्वारा किया गया ठहराव भी व्यर्थ होता है, क्योंकि दिवालिया घोषित होने के साथ ही उसने अपनी के संपत्ति के संबंध में अनुबंध करने की क्षमता समाप्त हो जाती है और वह जो है फिर राजनियमों के अनुसार वह अनुबंध करने के लिए अयोग्य माना जाता है। तो हमने देखा कि राजनियमों के अंतर्गत जो अयोग्य व्यक्ति माने जाते हैं, उसके अंतर्गत एक एनिमी हो सकता है, अपराधी हो सकता है, दिवालिया हो सकता है, विवाहित हिंदू स्त्री हो सकती है, और जो है कोई भी जनरल बॉडी हो सकती है जो कि नियमों के अनुसार बनाई गई है। थैंक यू।